अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा शनाज और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज से मौजूद हैं राना मुबशर साहब और लाहौर स्टूडियोज़ में हैवी वेट पैनल आज मेरे साथ है अदनान आदिल साहब, मुमताज़ तजियाकार हैं। इसके अलावा नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मुख्तलिफ उलूम पर दस्तरस रखते हैं और जनरल ट्रायर गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तजियाकार। आज मुझे स्टूडियो काफ़ी हैवी महसूस हो रहा है और मामला भी ऐसा ही है जो पाकिस्तान को दरपेश है। एक तरफ तो माशी हालात है और दूसरी तरफ बहुत से अभाम हैं। मामला सॉल्व होने के लिए अगर कहीं जाता भी है तो उस पर मज़ीद सवालात उठ खड़े होते हैं। जैसे आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अपील दायर की गई थी इंतखाबात नज़रसानी केस, उसमें वो अपील तो खारिज कर दी गई है, लेकिन अभाम अपनी जगह पर बरकरार है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। अभी भी फ़ज़ाओं में ऐसी खबरें हैं कि सदर ममलिकत किसी भी वक्त तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को आज क्या जवाब मिला और उसकी तशरीह क्या की गई, उस पे सबसे पहले हम बयान शामिल करते हैं अली जफर साहब का। वो क्या तशरीह करें, सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने इंतजामात करने हैं, जो कुछ कर रहा है, वो 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इकदामात करने हैं और इलेक्शंस 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा था, जो जजमेंट दे दी है, हमने आइन की तशरीह कर दी है, इसमें क्या गलती नजर आ रही है आपको? और जब कोई गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकी तो रिव्यू को उन्होंने डिसमिस कर दिया। आज की समात पे वापस आते हैं और राना साहब, आज इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी वो खारिज हुई जिस तरह के रिमार्क्स के बाद, वे फॉरवर्ड क्या निकला आपके ख्याल में? तारीख कौन देगा अब? देखिए जी, ये तो एक यहाँ पे ना एक इशू ही बना लिया है कि मैं दवांगा तारीख या आप देंगी तारीख। अगे मैं एक कल शर्त हार बैठा ताड़े अगे, हूँ अगे फिर अगे मैं कितने और प्रॉब्लम नहीं ना पै जावा। बट देन अगेन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो है ना यहाँ पे इश्यूज बनाए जा रहे हैं, ये डिसेप्शंस हैं और ये सब डिसेप्शंस हैं। इन डिसेप्शंस में से बाहर हमें निकलना पड़ेगा और अगर हम इस डिसेप्शन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे लिए एक इशू बना होगा। हम अननेसेसरी यहाँ पे जो यहाँ पे चल रही है ना डिबेट, और जिसमें हम वी गेट ल्योर्ड इनटू इट, वो हमारे लिए एक इशू बन जाता है। हमें उससे निकलना होगा एंड वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक सीरियस इशूज। ये जी कभी प्रेसिडेंट देगा तारीख, कभी कहेगा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा तारीख। भाई अगर ये इसमें क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें और इसमें कोई दो राय नहीं है, सो कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी जाती है। और ये हर जगह होता है, जहां पे भी पावर गेम्स होती है, जहां पे पावर गेम्स खेली जाती हैं, वहां पे ये इश्यूज खड़े किए जाते हैं और इंटेंशनली किए जाते हैं ताकि यहाँ पे वक्त ज़ाया हो। और ये वक्त ज़ाया करने की एक मशीन है जो वो हमारे सामने रखी गई है और हम उसमें ल्योर इन हो जाते हैं, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। वी आर सेल्व्स वॉक इन टू दैट ट्रैप और इसमें हमें कोई लेके उसमें नहीं जाता, ट्रैप में खींच के हम खुद वॉक इन करते हैं उस ट्रैप के अंदर और इसमें हम अननेसेसरी यहाँ पे टाइम वेस्टेज होती है यहाँ पे, विच इज़ मैं कहूँगा कि हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कुछ कहती है एक दिन, दूसरे दिन कुछ कहती हैं। सो उनको भी क्लैरिटी नहीं है। सो उनको यही नहीं पता कि आज हो क्या रहा है, कल क्या था और मुझे किस तरह लेके चलना है चीज़ों को। सो अब यहाँ पे देखें ना, एक मसला बना दिया गया है। आप कंसंट्रेट करें CIFC पे अगर हो सकता है उस पे, तो मैं बार बार कहता रहा हूँ CIFC जो है एक अच्छा प्लान है। उसमें सारी ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे आना चाह रही हैं। कल भी मैंने एक खबर दी थी आपको कि यहाँ पे MBS आ सकते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। और यहाँ पे अगर इफ़ ही कम्स ओवर हियर इवन फॉर अ फ्यू आवर्स और उसके बाद इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान का विजिट शायद उस प्लान में कुछ चेंज आया है राना साहब, या वो आ रहे हैं? देखें, उसमें चेंज आखिरी वक्त तक वो क्लैरिटी इसलिए नहीं आती कि उसके अंदर मुश्किलात रखी, उसको ऐसे रखा जाता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, उसको क्लियरली बताया नहीं जाता। सो वो क्योंकि ऑफिशियल विजिट तो नहीं है, तो इसको जरा अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें तो आखिरी वक्त तक उसको जरा थोड़ा सा कैमोफ्लाज करके रखा जाता है ताकि यहाँ पे कोई इश्यूज ना बने। तो अगर वो आ जाते हैं, चले उनका आगे जो लोग आने थे, जो फॉरवर्ड टीम आनी थी जो पहले आके होमवर्क करती है, वो तो आके चली गई ऑलमोस्ट। लेकिन उन्होंने अगर आते हैं यहाँ पे
تو ایک بہت آئس بریکنگ ہوگی یہاں پہ, اور کنٹریز جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف اگر ہم چلیں, ہاں اتنے بڑا رولا ہے, اتنے بڑا ایشو ہے, اتنے ایشوز بہت سیریس ہیں. پازیٹیوٹی تو آج رات اور زیادہ ہو جائے گی نا جب پیٹرول پرائسز میں اضافے کا اعلان ہوگا. رانا صاحب یہ پازیٹیوٹی ہم کہاں سے لائیں گے, وہ بھی خرید کے ہی لائی جائے گی. چلو شکر کرو عائشہ جی, ڈیزل دی پرائس دی ودی, لیکن وہ بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن چلیں ایٹ لیسٹ. اچھا وہ بھی بڑھے گی, پھر اس کا مطلب ہے کہ حالات خراب ہیں. مطلب من جاؤ رانا صاحب من جاؤ, ہرا ہرا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا, ساون گزر گیا, اب بھادو ہے. نہیں, میں ہرا ساون نہیں دکھا رہا, میں صرف یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہاں پہ ایک امید کی کرن بھی ہے یہاں پہ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں عائشہ جی, ٹھیک ہے یہاں پہ پرابلمز ہیں, بہت سیریس پرابلمز ہیں, اور یہاں پہ اتنی سیریس پرابلمز ہیں کہ اس کو ہم صبح دوپہر شام ڈسکس کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نیندیں بھی نہیں آتی. لیکن اس میں سے ایک اچھی امید کی کرن میں سامنے ضرور لے کے آنا چاہتا ہوں, تاکہ ایک ہوپ رہے, تاکہ اگر وہ میچور ہو جاتی ہے CIFC والی بات اور اس کو ان ٹرو اسپرٹ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, تو بہت ایک ہمیں اگر CIFC ہاں جی, اگر اس کی تعبیر مل جاتی ہے جو خواب دیکھ رہے ہیں اس وقت رانا صاحب, تو یہ مرغیوں اور کٹوں سے آگے کی بات ہوگی, نیکسٹ لیول ہوگی. دیکھتے ہیں کب تک یہ پورا ہوتا ہے. لیکن واپس آتے ہیں سماعت کی طرف, اور نیئر صاحب اس میں جو نکات آج اٹھائے گئے ہیں, ایک تو یہ کہ درخواست ہوگی خارج, الیکشن کمیشن کو اس کا کیا معنی لینا چاہیے, کیا وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. دوسری طرف PTI توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. انتخابات کی تاریخ 14 مئی 2023 ہی رہے گی, اس کا تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اب تو اس ڈیٹ پہ اب الیکشن تو ناممکن ہے, لیکن نان کمپلائنس اور اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوئی, جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق آئین کی مناسب تشریح تھا. ایک بات اور واضح ہوئی آج کہ 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہے, اس سے فرار ممکن نہیں ہے. آئین میں دی ہوئی مدت سے جو انحراف کیا گیا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی, اس وقت بھی یہ انحراف تھا, اور سپریم کورٹ نے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ یہ نان کمپلائنس ہے کانسٹیٹیوشنل. لیکن ایک بات بتائیں معذرت نیئر صاحب, جب یہ کمپلائنس نہیں ہو رہی تھی تو تب وہ لوگ تھے موجود جو کمپلائنس نہیں کر رہے تھے. اگر سماعت تب ہوتی تو ذمہ داری فکس کی جا سکتی تھی. میں بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے بات کر دی. میں ذرا معزز عدالت عظمیٰ سے بھی یہ سوال ہے کہ آئین کی تشریح جہاں آپ کی ذمہ داری ہے, وہیں تمام ادارے آپ کی معاونت کے لیے ہیں. تمام ادارے جو ہیں they shall act in aid of Supreme Court. امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اور نان کمپلائنس پہ ایکشن, یہ سب سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں تھا. اسے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینا, اور اس دوران قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں اپنے اختتام کو پہنچی, لیکن وہ بھی آئینی مدت کو بڑے طریقے کے ساتھ کم کر دیا گیا, اور پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی, اور 2 اسمبلیز چیف منسٹرز کی ایڈوائس پہ ڈیزالو ہوئی, 2-3 دن کا گریس دے کے. اب جہاں معاملہ کے پھنسا ہے, الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ڈیٹ اب صرف الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کے بعد جس سے پریزیڈنٹ کا لفظ ختم کر دیا گیا, لیکن پریزیڈنٹ کا نام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا ہے ایز این آفس جس نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. اس سچویشن میں جو ججمنٹ ہے جو آج انٹیکٹ رہا ہے, اٹ واز انڈر ریویو ٹل ٹوڈے بٹ ناؤ اٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی. ریویو ہیز بین ڈسمسڈ. اب اس آرڈر کے مطابق صدر صاحب خود سے تاریخ دے سکتے ہیں اگر وہ مناسب خیال کریں تو, یا سپریم کورٹ کو بھی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں, اور دوسری جماعتوں کی جو پٹیشنز پڑی ہیں سپریم کورٹ کو وہ اب ٹیک اپ کرنا پڑیں گی اپنے ہی اس فیصلے کی روشنی میں کہ اگر وہ اس آرڈر کو اس وقت امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو کم از کم اب 90 یوم میں انتخابی عمل کو یقینی بنائیں. الیکشن کمیشن کا واحد فرض آئین کے مطابق ٹو کنڈکٹ اینڈ آرگنائز فیئر الیکشن ہے, باقی سب اینسلری پارٹس ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ریمارکس نے تعین کر دیا کہ تاریخ کون دے گا, یہ آپ نے اس کی تشریح کر دی, ایکسپلین کر دیا کہ صدر دے سکتے ہیں تاریخ, الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے. اس جو ججمنٹ آج فائنلٹی اٹین کر گیا اس پہ تو چونکہ صدر نے ان کے ایڈوائس پہ ڈیزالو کی ہے نیشنل اسمبلی, صدر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. تو فائنل آرڈر میں
इन डिटेल ये वाजिब भी आ किया जा सकती हैं, सकता ये आ है। सकती हैं और एडवर्स रिमार्क्स भी आ सकते हैं शॉर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नोटिस। ओके, और जनरल साहब अगर 14 मई जैसा ही हशर हो गया उसका भी ऑर्डर का फिर? देखिए मेरे व्यूज़ तो इस पर बड़े वाज़े रहे हैं कि हमने आइन को खींच के पीडीएम ने इतना ढीला कर दिया है कि अब उसमें कोई चीज़ भी कहीं फिट की जा सकती है। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। 14 मई 2023 को इलेक्शन नहीं हुए, उसका सिर्फ ये नहीं है कि 2 असम्बलियाँ उसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, आपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वायलेट करके रख दिया हुआ है। अब उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो डैमेज इज़ देयर। उस डैमेज की वजह से जो असरात हैं वो आपके सामने हैं, उसकी वजह से उनको आप कैसे ख़त्म करेंगे, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह भी पूछा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी हमें चाहिए और हमें बाकी इदारों से भी चाहिए। मुझे पीडीएम हुकूमत से भी ये जवाब चाहिए कि अगर आपको ये पता था कि सब कुछ होना है, ये जो सेंसस के डॉक्यूमेंट जो डाटा था ये तो जून में अवेलेबल हो गया था इनको, उसको सीसीआई क्यों नहीं बुलाई इन्होंने? उसको बुलाते कर लेते, इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मिल जाता। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। और अब तमाशा ये है कि जो पीडीएम के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे लोग, अब वही पिटिशनें भी दायर कर रहे हैं, वो बयान भी दाग रहे हैं बार बार इसके खिलाफ। आज आके आप देख रहे हैं तो कोई पीएमएलएन ही है जो कुछ बात करने की कोशिश कर रही है उस व्यू के ऊपर। और पीएमएलएन का व्यू जो है वो अपना बड़ा, इनका एक बड़ा कन्वर्टेड किस्म का व्यू है, क्योंकि वो हर चीज़ को सिर्फ देखते हैं उनका फ़ायदा कैसे है। चाहे वो पिछले 2 इलेक्शंस की बात कर लें, पंजाब की और केपी की, या अरबी जो नेशनल असम्बली की आप बात कर लें। देखिए आपका आइन में वाजे है ना, हम तो कानून और आइन के तालिबान नहीं हैं। अगर हम जैसे लोगों को समझ आ जाती है बात कि भाई ये जानबूझ के बड़ी एफर्ट के साथ उन्होंने ये, जिन्होंने भी ये किया है गलत किया है, और अब जिन लोगों ने ये आइन बनाया था वो मेरा ख्याल है कि इन सब जितने भी इस वक्त तुम्हारे माजरत के साथ तुम्हारे नेशनल असम्बली में लोग बैठे हुए हैं या थे अभी, उन सब को अगर इकट्ठा भी कर लिया जाए तो जो लोग आइन बनाने वाले थे उन सब की फहम फरास्त इन सब से बहुत ज़्यादा थी। वो इन चीज़ों को समझते थे, बड़ा सोच के उन्होंने लिखा था अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। अब वो सब कुछ तो वाज़ेह है। अब उसमें आप तौजीहात बनाते रहें अपने मफाद, अपने इंटरेस्ट के लिए, उसको जिस तरीके से मर्जी आप वाज़ेह करते रहें, वो तो आपको नुकसान किसका हो रहा है इसका। देखिए दूसरी चीज़ देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त कोई सियासी जमात जो हुकूमत में रही है और जो 8-9 अगस्त को फारिग हुई है, उसमें किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो कौमी लेवल पर आकर इलेक्शन में अवाम को फेस कर सके। हाँ। वो बड़ी वाज़ेह है कि रोज़ के हिसाब से जो हमारे साथ हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, और आपकी जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने ये होता कबूल करना चाहिए ही नहीं था। बिल्कुल, बाद में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि उनके लिए ये बड़े एजाज की बात है कि वो पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं। वो देखिए जी, लेकिन इस सिचुएशन में तो अगर आपको भी जनरल साहब भी ये ओहदा दे दिया जाता तो आप भी यही सोचते। देखिए एक कम से कम बस की बात नहीं है सोचना नहीं होता, मैं लेना पहले तो सोचना चाहिए था ना। उनको पता नहीं था, वो सबको पता था। हम सब यही शोर मचा रहे थे ना कि महंगाई बढ़ रही है, हम यही शोर मचा रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और अब उसके बाद फिर आप स्कैंडल पे स्कैंडल आपको नजर आ रहा है सामने। तो देखिए जब तक आप बेसिक इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप पाकिस्तान में सियासी जो माहौल है, जो अबतरी है, इसको सेटल नहीं करेंगे, आपकी इकॉनमी का जो मर्जी आप कर लें, आपकी इकॉनमी शॉर्ट टर्म में आपको नज़र नहीं आ रहा। राना साहब बात करते मैं एग्री करता हूँ, ये जो इनिशिएटिव है SIFC का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन उसको मटेरियलाइज होने में और उनके जो फ़ायदा अवाम तक पहुँचने में, आज से अगर हम शुरू कर दे काम जो शुरू हुआ है इसके ऊपर, इसमें साल लगेंगे, 6 महीने से साल से 2 साल से 3 साल लगेंगे। उस वक्त तक आपके अवाम ये इतना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? ऑलरेडी लोग बिजली की वजह से बाहर निकले हुए हैं जी, फ्यूल की वजह से गाड़ियां आपकी सड़क के ऊपर कम। अच्छा, इससे एक और नुकसान देखिए क्या हो रहा है, बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए थे, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिल रहे हैं, फ्यूल का इस्तेमाल कम हो गया है, जिस वजह से फ्यूल के भी टैक्स बढ़ाए थे वो भी कम हो रहे जी। तो इनडायरेक्टली भी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा ना कि कहाँ से किस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। जो भी स्टेप लिया जाता है उसका दूसरी तरफ से नुकसान उल्टा देखना पड़ता है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन जिसकी तरफ ज़ाहिर है, आपने भी जनरल साहब कल कहा कि इंतखाबात के बाद भी मामला सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल सियासी जमातें जो हैं वो देख रही हैं कि इंतखाबात हो जाएँ तो शायद ये तूफ़ान थमे, क्योंकि अभी जो लोग अदनान आदिल साहब हैं वो गैर सियासी हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। यही वजह है कि वो कह रहे हैं हमारे बस की बात ही नहीं है। 12 दिन 13 दिन पहले तो उन्हें हुकूमत मिली है और उसके बाद से जो फ्री फॉल इकॉनमी का। लेकिन आते हैं इंतखाबात की तारीख की तरफ।
آج جو بھی فیصلہ ہوا, اپیل جس طرح خارج ہوئی, دلائل میں تو گئے نہیں, لیکن جو بھی صورتحال بنی اس کے لانگ ٹرم اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے, 90 روز میں الیکشن ہوں, لیکن میرا خیال میں ایسا ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ جاوید لطیف بار بار کہتے ہیں, نون لیگ کے مختلف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آ جائیں گے, تو وہ 17 ستمبر کو آ جائیں گے, تو ہو سکتا ہے یہ ایک نئی پٹیشن دائر کر دیں کہ جو معروضی حالات ہیں, حلقہ بندیاں ہیں, سینسس ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ریلیکس کر دیا جائے, تو 3 مہینے کی ڈیٹ آگے بڑھا دی جائے, تو وہ پھر وہ فروری تک بات چلی جائے گی. تو یہ امید ابھی باقی ہے, ایک امکان یہ بھی ہے. اس کو آپ نے یہ مد بھی نظر سنا کہ رکھنا صدر چاہیے. صاحب تاریخ دینے جا رہے ہیں, کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ صدر صاحب تاریخ کا اعلان کر دیں, اگر یہ پاسبل ہوتا ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی یہی اشارہ کر رہا ہے, جیسے نیئر صاحب نے کہا. پھر پہلے بھی ان کی کئی باتوں پہ عمل نہیں ہوا, پھر نہیں ہوگا. ویسے پتہ نہیں کیوں الوی صاحب ڈیٹ دینے میں اتنا شرما کیوں رہے ہیں, انہیں دے دینی چاہیے. انہوں نے مشورہ جس سے بھی لیا, دیکھیں نا وزارت قانون تو اس پہ پہلے کام کر چکی تھی, اس کے بعد جو ان کا جواب وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن یہ نہیں کہ صدر الوی صاحب یہ جانتے نہیں تھے کہ وہاں سے کیا جواب آئے گا. ہاں وہ کافی چاروں طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کے نا, سٹروک لگا رہے ہیں. حجت تمام تو کرنی ہے نا. ہاں لیکن یہ کہ بہرحال اچھا ہے. دیکھیں پہلے ہی ملک انتشار کا شکار ہے, ایک عدم استحکام ہے ملک میں, افراتفری کی کیفیت ہے, سیاسی بے یقینی ہے. اگر صدر بھی اس میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو اور اضافہ ہو جائے گا. تو اچھا ہے تحمل سے, وہ مطلب گہرے آدمی ہیں, کائیاں آدمی ہیں, اور ان سے ایک میچورٹی کی توقع بھی کی جاتی ہے, تو وہ اس طرح کام کر رہے ہیں. یہ اب سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد ہی اس کا فیصلہ حتمی طور پہ ہوگا, کیونکہ مختلف لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ اب اس بات سے وابستہ ہیں کہ عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو ان کی مدت پوری ہو جائے, تو قاضی فائز عیسیٰ کا مائنڈ سیٹ شاید مختلف ہو, اور وہ حکومت کو اور نگران حکومت کو کچھ ریلیکسیشن دے دیں, کوئی ایسا بینچ بن جائے کہ معاملہ جو ہے فروری لیکن تک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسے فیصلے ضرور دیں گے جو آنے والی سیاست پر اثر انداز ہو سکیں. آپ نیب ترامیم پہ دیکھیں نا, نیب کی اپڈیٹڈ لسٹ طلب کر لی گئی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہاں کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے ہماری پالیٹکس میں. اور پھر دوسری طرف الیکشنز کے حوالے سے مختلف پٹیشنز گئی ہوئی ہیں کہ 90 دن میں انعقاد ضروری ہے. آج بھی آئین کی بات ہوئی کہ آئین تو 90 دن کا ہی کہتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی سن, دیکھیے عادل صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جو نون لیگ والے بات کریں, جی, لیکن ایشو کیا ہم یہ سمجھتے مجبور ہو جائیں ایک چیف جسٹس سے دوسرے چیف جسٹس تک پاکستان کے آئین اور قانون کی تشریح ڈیفرنٹ ہوئے گی؟ کتنا اہم نقطہ ہے نا, کتنا مزے کا دلچسپ نقطہ ہے کہ آئین کی تشریح بدل جائے گی کہ ایک چیف سے دوسرے چیف تک. ہمارا ملک تو یہ تعیناتیوں کے درمیان ہی پھنسا ہے. دیکھیں نسیم حسن شاہ نے تو کہا تھا نا کہ ہم پر دباؤ تھا بھٹو کو پھانسی دینے کی سزا دو, تو دباؤ میں ہم نے فیصلہ دے دیا. تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا رہا, بدقسمتی ہے ہماری, کیا کریں. لیکن بات میرے خیال میں ایک آن دا لائٹر سائڈ, عائشہ جی آن دا لائٹر سائڈ, میرے خیال میں جنرل صاحب کو, نیئر صاحب کو, عدنان صاحب کو چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب قابل احترام ہے, ان کو ڈیٹ کا پہلے ڈیفائن کر دیں, ڈیٹ کون سی ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ کی بات. آپ تو عرب سے کھجورے منگوانے والی وہ والی ڈیٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کی. اس کے دائیں بائیں اب اتنے برے حالات ہو چکے ہیں کہ کسی اور تاریخ کی کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے. شاید اس تاریخ پر کوئی منتخب حکومت آئے اور وہ پاکستان کے حالات بدلے. ہم بھی ٹاپک بدلیں گے بریک کے بعد واپس آ کے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی 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 جنرل صاحب, اب کو ہم نے کیوں باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ باندھ کے رکھا ہوا ہے مطلب ہم نے ایک صدر اپنے ملک میں پالا ہوا ہے, اتنا بڑا عہدہ بھی دیا ہوا ہے, اتنا کچھ ہم نے پیسے بھی جو خرچ ہوتے ہیں, کس کام کے لیے؟ تاریخ دینے کے لیے, موقع پہ کام آنے کے لیے. جی جی نہیں وہ تو اب دیکھیں نا, صدر مملکت ہیں, ان کے وقار, ان کے منصب کے وقار کا تقاضا ہے کہ ان کی تنخواہ سب سے زیادہ ہو. اچھا یہ جو 3 رکنی بینچ میرے اسٹوڈیو میں, آپ کی اجازت سے میں اگلے ٹاپک پہ چلی جاؤں؟ اجازت ہے تو ان کی اجازت سے آتے ہیں یہ مسائل کی طرف جن کا سامنا آج پاکستان کو ہے. اور اب سے کچھ دن پہلے رخصت ہوتی حکومت ہمیں یہ بتا کے گئی تھی کہ پاکستان کو بحران سے بھی نکال لیا ہے اور ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا ہے. پر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ وہ سب کے سامنے ہے اور سڑکوں پہ احتجاج ہو رہا ہے, لوگ بل جلا رہے ہیں, درزی اپنی سلائی مشینوں کے ساتھ روڈ پہ آ رہے ہیں, صنعتیں ہر طرف, فیکٹریز بند ہونے کے قریب ہیں,
बेरोजगारी में इजाफा है। आज हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सिचुएशन देखी, रुपए की जिस तरह की बेकदरी हो रही है, ऐसे लग रहा है उसको रोकने वाला, टालने वाला कोई कहीं नहीं है। तो राना साहब, ये जो अभी हमने ये सारे फजाइल जो पिछली हुकूमत जाते जाते गिनवा के गई, और उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए थे कि वो उससे पिछली हुकूमत जो थी वो बहुत बुरा हाल कर रही थी मईशत का, हम संभालने आए हैं। अब हार जो उनको पहनाने वो तो अवाम के गलों में उस्तरों की माला बनकर लटक रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि ये जो रुपए की बेकदरी है तारीखी, इसकी वजह क्या है, और मुल्क को इस वक्त निगरान चला रहे हैं या IMF? देखें, पहले तो मैं आपका शेर पूरा कर दूं, आप उसमें थोड़ी सी डंडी मार गई हैं कि मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है अंधेरों में जिंदगी ऐसे, मैं आगे कैसे किसी के सहारे की आरज़ू ही नहीं। हाँ जी, चलो मैं रोक के रखा सी, लेकिन आपने तो मैं तो बस ही शुरू कर दी है, तो उन्होंने यही हो सकता है इन हालात में हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे अपना सरदार साहब का बयान भी सुन लें। उन्होंने कहा है कि भाई ये मिस गवर्नेंस की वजह से बिजली की कीमतें खराब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मिस गवर्नेंस है, गवर्नेंस वो कर रहे थे और मिफ्ता इस्माइल साहब उनके पोल खोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने चले वो पता नहीं कहाँ गई, मारवी मेमन हुआ करती थी, सियासतदान हमारी बड़ी अच्छी थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गए कहीं वो, लेकिन आपने जिक्र की। एनीवेज चले उनको छोड़े, मैं तो पता है, तो सरदार साहब की बात पे आने से लेकिन इसाकदार साहब की बात देखें, ये सारे ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि मतलब ऐसे समझा जाता है कि हम लोग शायद कोई 1980 की दिहाई में रह रहे हैं, 1990 की दिहाई में रह रहे हैं, और हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है। हमें कोई पता नहीं कोई अजीब किस्म की बीमारी है शायद कि हम 10 दिनों में चीज़ें भूल जाएंगे। और जिन्होंने जाना था वो चले गए यहाँ से, फौरन उन्होंने फ्लाइट ली, विद इन अ वीक जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ सारे लंदन में चले गए और वहाँ पे जाके बैठे हुए। लंदन में उनसे बात की जाए कि महंगाई बड़ी हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं लगता जी यहाँ पे मैं लंदन में बैठ के इस किस्म की बातें करूँ। तो भाईजान तुसी 16 महीने थे रह के गए हो, 16 महीने आपने यहाँ पे हुकूमत की है, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि जनाब हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और जनाब यहाँ पे रोशनियाँ ही रोशनियाँ होंगी, और रोशनियाँ तो होंगियाँ उस वेले जिस वेले जेड़े गरीब आदमी मर रहा है ਉਹਦੇ वास्ते की करके गए हो तुसी। अच्छा ठीक है राना साहब, वो तो गुजर गए ना, वो तो उनकी लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। वो पहले जब उनको लाने पे आमादा थे तो तब तो वो खुसूसी जहाज पे आ गए थे, अब वो चले गए हैं। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, और भेजने वाले कहाँ उनको रोकने वाले थे। मुझे आप ये बताएं, आपने कहा निगरान कैबिनेट जो है वो बड़े चुन चुन के लोग लाए गए हैं, बड़े काबिल लोग हैं, तकरीबन हीरे ही हैं। अब ये माशी टीम में इख्तलाफात की खबरें और ये बातें कि अगर पता होता सिचुएशन इतनी नाजुक है तो हम ओहदा कबूल ना करते, वाकई कोई इख्तलाफात हैं इस टीम के अंदर, निगरानों के अंदर सिचुएशन को लेके? एक्चुअली रिलीफ नहीं दे सक रहे, और यहाँ पे जो जिस चीज़ की निशानदेही आप कर रही है ना कि यहाँ पे कोई अंदर कैबिनेट के अंदर यहाँ पे जनाब थोड़ी सी इख्तलाफात हैं। यस, इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है इख्तलाफात हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे भी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं जो वाकई चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई रिलीफ दे सके। बट द पॉइंट इज के देयर हैंड्स आर टाइड, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं दे सकते। और क्योंकि आप जो एग्रीमेंट किए हुए हैं आपने, उनको एग्रीमेंट्स को अगर आप सामने रखें एंड देन अगेन कोई यहाँ पे इनिशिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते आप, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे को आवाम को रिलीफ मिल सके। सो 2-4 दाने ऐसे हैं, हीरे हैं ऐसे जो कि यहाँ पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे। और ये जो 400 यूनिट तक रिलीफ देने की बातें हैं, इससे ये बहरान, ये एहतजाज टल सकता है आर्जी तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लोगों अभी देखे, मैं आपसे कहता रहा, बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जनाब बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, और मजीद इजाफा होगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोई पैड़ी खबर ही देना रहना, लेकिन अब है ही ऐसी पैड़ी है। ला रहे इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास रन साहब हमेशा बुरी खबरें होती हैं, सिवाय वो काउंसिल के जो फैसिलिटेशन के लिए बनी है, सिर्फ उसी में आप दाना डाल रहे हैं। वो वाकई वो ट्रू स्पिरिट अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी यहाँ पे चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं जनरल साहब, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। वो इमीडिएटली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा उसका, इट विल टेक सम टाइम, बट देन अगेन इट्स अ सिचुएशन। और आप देखें श्रीलंका के साथ अपने आप को जरा देखें
यहाँ पे सारी दुनिया श्रीलंका मैच देखने जा रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग मिफ्ता इस्माइल। तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैं कहा वेयर आर यू, ही सेड वेयर कैन आई बी, आई सेड आई हैव नो क्लू, ही सेड आई एम इन श्रीलंका वाचिंग द मैचेस, आई सेड वेरी गुड। सो वो जनाब वो श्रीलंका बैठे हुए, तो मैंने उनसे कोई बात करनी थी लेकिन वो फोन महफूज नहीं समझा जाता, इसलिए उन्होंने खुल के बात नहीं की। लेकिन एनीवेज वो वहाँ बैठे हुए, वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन उनके पास सॉल्यूशंस हैं। अब उनके पास जो तरीका वो बता रहे हैं, वो अखबारों में भी आया वैसे वो तरीका, तो उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन है कि ये जो टैक्सेस हैं इनको कहीं भी आप कटेल कर सकते हैं, जो बिजली के बिलों में लग के आते हैं वो 2-4 टैक्सेस आप वहाँ से निकाल सकते हैं, कोई रिलीफ दे सकते हैं। एक मेरी सजेशन थी, पता नहीं वो किसी खड्डे में चली गई होगी, डस्टबिन में चली गई होगी, मैंने कहा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू कोई दे दे, इनको रिलीफ दे दे लोगों को, कोई और तरीका कर लें, कुछ ना कुछ तो करें ना इनके लिए, ताकि इनका कम से कम इनको कोई साय ऑफ रिलीफ मिले, इनको कोई सांस तो आए। ये तो सांस भी नहीं ले सक रहे इस वक्त। अच्छा, लोगों के लिए एक बड़ा इशू है फार्मूले। 400 रुपए का पाउंड जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप सोचें कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको जब यहाँ से पैसे 400 रुपए का पाउंड भेजना पड़ेगा तो उनकी क्या हालत होगी, और वो मिडिल ऑफ अपनी स्टडीज में हो तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे 350 का $1 है, वो क्या करेंगे। तो इट्स अ सिचुएशन। ठीक है, आप तो प्रिविलेज तबके की बात कर रहे हैं ना, करेंसी की वैल्यू, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, करेंसी की वैल्यू जो है आयशा जी, करेंसी की वैल्यू जो है वो श्रीलंका में बढ़नी शुरू हो गई है, मतलब कि वो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, वहाँ डॉलर 320 का मिल रहा है, इधर उससे ज्यादा पे भी नहीं मिल रहा मार्केट में। आप मार्केट में देखें डॉलर का पता ही नहीं है डॉलर किधर है। आपसे कह रहा हूं ना, तो ये इसकी वजह ये ना कि माफियाज हैं मुतहरिक। हाँ, माफियाज हैं मुतहरिक, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब जब मीनवाइल कहते हैं ना कुछ रब मारे कुछ अब्दुल रब मारे, यानी एक तरफ तो ये बहरान है और दूसरी तरफ जो माफियाज हैं, जिनमें अभी चीनी के हवाले से इसहाकडार साहब भी हमें बता रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें रास्ता बता रहे हैं, ये तब क्या कर रहे थे जब ये सब चीजें हो रही थी। कोई तस्लीम करे या ना करे, पाकिस्तान कंप्लीटली एलीट कैप्चर का शिकार हो चुका है। हम बेबस अवाम बेबस हैं, बेबस ही रहेंगे। हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने वाले अपने दावे करके चले गए, लेकिन हम इतनी महंगी बिजली कि हमारी कुव्वत खरीद ही नहीं है, हम कहाँ से खरीदेंगे। चीनी एक्सपोर्ट कर दे, शुगर मिल वाले कमाएंगे, ट्रेडर कमाएगा, एक्सपोर्टर कमाएगा। चीनी इंपोर्ट कर लें, ट्रेडर कमाएगा, इंपोर्टर कमाएगा। आम आदमी को चीनी 175 रुपए किलो से ये 220 पे चली जाएगी। अभी तो 70 से हुई है ये 170 जी, 150 पे जा रही है आम जो रिटेल पे। मैंने कहा जब बंद कर दें जी, चीनी बंद कर दें। नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो एक बात है, वाइट पॉइजन। हाँ, लेकिन क्या हम पेट्रोल भी बंद कर सकते हैं, डीजल भी बंद कर सकते हैं? वो तो हमने क्रूड ऑयल तो खुद बंद हो जाएगा। आज देखिए बंद हो रहा है ना, हलवा नमक से बनाया करें। हाँ, लेकिन काले नमक, ये जो आप बात है ना, अब जो मौजूदा हुकूमत के बारे में जो प्रेडिक्शन थी कि बड़ी अच्छी कोई मतलब मशी टीम लेकर आएंगे, ये जो लोग इस वक्त इस कैबिनेट का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से बखूबी वाकिफ हैं, आशना हैं, ये जिम्मेदार ओहदों पर रहे हैं और माजी करीब में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हालात की खबर नहीं है, सबको इन हालात की खबर है। जाने वालों को खबर थी कि हम क्या करके जा रहे हैं। IMF के साथ जैसे मौदे किए गए हैं, ये उनका मंतकी नतीजा है जो आम आदमी फेस कर रहा है। आप ज़रा देखें तो सही, जो लोग बिल लेके सड़कों पे खड़े हैं उनकी ज़रा हालत ज़ार देखें, उनका लिबास देखें, अंदाज़ा लगाएं कि उनका तल्लुक किस क्लास से है। आप ये सामने चल रहे हैं, ज़रा देखें कि ये लोग कौन हैं। कोई डिफेंस में मुजाहरा हो रहा है, कोई किसी और गुलबर्ग में हो रहा है, नहीं, आम इलाकों में हो रहा है, छोटे शहरों में हो रहा है, जहाँ गरीब लोग हैं, छोटी बस्तियाँ हैं, छोटा कंज्यूमर है। लोगों की कुव्वत खरीद, मैंने पहले भी कहा, ये 1-2 बिल और बर्दाश्त करेंगे, ये जवाब दे जाएगी। एक ही हल है, पूरी कौम मजमूई तौर पर इंतखाबात से गुजरे और जमातें एक रिजॉल्व पैदा करें कि हमने हर कीमत पे सादगी को प्रमोट करना है, कुछ अरसे के लिए क्वालिटी लाइफ को तर्क कर दें, लेकिन एक ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड पे जिंदगी गुजारना शुरू करें। ये कारों से उतर के साइकिलों पर आए, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ें, अपने भी, इनके भी और आम लोगों के भी। उसके लिए मयार ऊपर करें। ये बातें करते हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि एलीट कैप्चर है सर।
ان کی سہولتیں ختم نہیں ہوں گی. رانا صاحب ہمیں پتہ ہے آپ نے الیکشن نہیں 10 کرانے, لاکھ آپ سے کی بات سے 15 ہم لاکھ سمجھ ہو گئے جائے ہیں, گی. آپ سنیں تو صحیح نا سادگی نہیں، پورا. نہیں، کی تنخواہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ ہو جائے گی. میرے بس میں ہو تو آپ کل الیکشنز کروا لیں, میرا وہ مسئلہ نہیں. میں نیئر صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں سارے جو سیاستدان ہیں مل کے بیٹھ کے کام کریں. یہ 13 جماعتاں دے 16 مہینے کر دیا نہیں ہے نا کام, تو اس میں سے کیا نکلا؟ اس میں سے کچھ نہیں نکلا. آگے جو اگر آپ الیکشن کرا بھی دیں گے تو پولیٹیشینز جو آئیں گے ان کے تو سٹیک میں بہت کچھ ہوگا. وہ کیسے وہ اتنی چیزیں, اتنا برڈن, اتنی ہیٹ برداشت کریں گے جو اس وقت یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر رہا ہے. ان کے کیئر ٹیکر از ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. Yes. وہ تو آئیں گے تو دے ول بی آنسریبل ٹو دا ماسز, لیکن وہ ریلیف نہیں دیں گے, نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو نہیں صاحب, یہ 16 مہینے جو حکومت کر کے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ان کے چھوڑتے ساتھ یہ جو دھچکا آیا پاکستان کے لیے, اسپل ویز کھل گئے ہیں ساری بربادی کے, وہ 85 رکنی کابینہ جو شہباز شریف صاحب کی تھی, کون پوچھے گا کہ وہ کیا کرتی رہی؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں. رونا کس بات کا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے. جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی مرایت لیتے ہیں, اپنی فوج رہتے ہیں, مزے کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے نام پہ اربوں روپیہ ریلیز ہو گیا. کسی نے کہاں گئے وہ ڈار صاحب جو کہتے تھے کہ میں ڈالر کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں اور میں آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنا جانتا ہوں. جی, آج نہ آئی ایم ایف ہینڈل ہو رہا ہے نہ ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے. 2 روپے ڈالر ان کے آنے پہ کم ہوا تو کہا جی قوم کو نوید ہو, ڈار صاحب آ گئے, اب ڈالر گیا نیچے 150 پہ چلا جائے گا. سائیکل کا ہینڈل نہیں کنٹرول ہو رہا ہے. وہ ہینڈل بھی لوگ بیچ کے, اب تو لوگ بیچ کے گھر کی چیزیں اپنا کھانے پینے کا مسلسل خرچہ چلا. بربادی کے راستے پہ ان لیڈروں نے ہمیں ڈال دیا ہے. 16 ماہ والے رئیس کسر نکال کے گئے ہیں. پاکستانی قوم ابھی ایک لمبی مصیبت بھگتے گی. جس صورتحال میں ہم چلے گئے ہیں, ہماری انکم کم ہے, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. قوم ایک اجتماعی فیصلہ کرے, اس قیادت کو سمجھائے, لوگ سمجھائیں کہ بھائی ہمیں معاف کرو, اپنے اخراجات کم کرو. ہم بھی اخراجات کم کرتے ہیں, ورنہ جہاں یہ لے گئے ہیں زندگی کو 80% لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ میں بتا دوں, یہ 60% بہت خطرناک نقشہ, اور اس بڑے کا آنے شاید والے اندازہ بھی نہیں کیا. آپ کا بھی جب ایگریکلچر سیکٹر جو آپ کے ساتھ افیکٹ لے کے آئے گا نا, تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. ان کو ہماری حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے منصوبہ بندی کیسی ہونی چاہیے تھی, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں آپ کے پاس کون سے ایسے چیزیں ہیں جس سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جنرل صاحب جنگی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا. فاقہ مستی ہماری رنگ تو لا رہی ہے, اور کیا کیا رنگ دکھائے گی, کیا کیا دن بریک کے بعد آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو شو. بہت سی چیزیں جیسے وقت کے ساتھ بے نقاب ہوئی ہیں. ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ عوامی ایشوز کو بنیاد بنا کر سیاست کی جاتی تھی, لیکن اب شاید سیاستدانوں کے پاس یہ آپشن بھی نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت ہمیں لندن میں دکھائی دے رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اچانک دبئی روانہ ہو گئی ہے. یہ جنرل صاحب وہاں انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں یا یہ اسکیپ ہے؟ یہ جا کے سوری میں بات نہیں کرنا چاہتا اس میں. رک گئے, ریسٹرینٹ کی پالیسی ہے جنرل صاحب کی طرف سے. دیکھیں میں ایک اور بات کرنا نہیں آن جو جنرل صاحب آن جو جنرل صاحب دس دو اوتھے کی ہو رہا ہے, اینا تانوں پتہ ہونا ہے یا نہیں, ادھر گیجٹس نہیں لگتے میں جو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, اسکیپ ہے. جی بالکل, منہ چھپانے کے لیے, بالکل منہ چھپانے کے لیے. یہ فیس نہیں کر سکتے کسی کو بھی. ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولا ہے انہوں نے, آگے سے فیس نہیں کر سکتے عوام کو. یہ چاہے وہ پیس پارٹی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ کور پارٹی ہے جو حکومت پر نہیں, کیسے فیس کریں گے سب. ایک رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں ہم کلائنٹ اسٹیٹ نہیں ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد اب آئی ایم ایف پاکستان کو ڈکٹیشن دے گا, تو منہ پہ کیا رہ جاتا ہے. کہاں تھے ربانی صاحب جب سب کچھ کر رہی تھی ان کی گورنمنٹ, انہیں کی پارٹی کر رہی تھی, کہاں پہ تھے وہ لوگ سارا کچھ. آپ سندھ کے جا کے حالات تو دیکھیں کیا حالات ہے. یہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, بہت رو پیٹ لیا. دیکھیے آج بھی اس وقت اگر حکومت یہ فیصلہ کر دے کہ آپ کی آنے والی فصل ہے گندم کی, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو آپ سہولتیں دیں تاکہ زیادہ گندم پیدا ہو, آپ کو کم از کم فوڈ سیکورٹی ہو. اس جو یہ 6 مہینے میں جو فصلیں ہونی ہیں نا آپ کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ آپ کے ملک میں کم از کم فوڈ سیکورٹی ہو. اور یہ آپ کو جو پیسہ جنریٹ ہوگا اس سے عام لوگوں کا فائدہ ہوگا. کم از کم آپ کی 60-62% آبادی جو دیہاتوں میں اس وقت سے ہے, کم از کم ان کو ٹھیک ہوگا کام سے. اس کے بعد آپ کے جو شہروں میں 2 قسم کے لوگ ابھی رہ گئے ہیں پاکستان میں. یا تو وہ لوگ ہیں جس سے ہم کہہ رہے تھے یہ سب ایلیٹ کیپچر ہے وہ, یا وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ مزدور طبقہ جو 30-35-40 ہزار روپے پہ ان کا گزارا ہو ہی نہیں رہا ان کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کے لیے اس وقت بھی اگر حکومتیں چاہیں, دیکھیے آپ نے 150-200 روپیہ آپ نے دے دیا ایم این ایس کو, جا کے بھی آپ نے علاقے میں خرچ کرو, آپ روکیں اس کو. آپ ان شہروں میں جو لوگ جس سنگ رہ رہے ہیں
इनको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं, करनी चाहिए हुकूमत को। उससे कम से कम अगर हर आदमी तक 5-10 हज़ार रुपया महीने के हिसाब से पहुंचना शुरू हो जाए, उसकी बाइंग पावर थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, आप देखिए हालात तो बेहतर होंगे। मगर कम से कम मुल्क में एक चैन, अगर आप करना, कहने का मकसद ये है, अगर हुकूमत ये भी करना चाहे, ये हुकूमत ही कर सकती है, बहुत कुछ करने को है, नियत बहुत अगर हो। पसंद, उसमें आपको थोड़ा रिजॉल्व चाहिए, आप करें इसको, दिखाइए, Priority पे करके रखें। दिखाइए इसको, क्योंकि आप पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ सकते, आप जो हमारे आम आदमी है उसके साथ नहीं छोड़ सकते इनको। आप कैसे देखिए ना, हम जैसे लोग जो देख रहे हैं सारा कुछ, अल्लाह ताला ने हमें बहुत फजल है, बहुत करम है अल्लाह का, लेकिन हमारी डीलिंग है हर रोज के हिसाब से लोगों के साथ। आप जब उनको देखते हैं, उनको आप इतना सा अगर 5,000 10,000 का रिलीफ भी दे दें ना, किसी सूरत में आप, किसी सूरत में आप दे दें, जी आप देखिएगा कि लोगों की जो आउटलुक है ना, वो हाँ। बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप हाँ, वो दे कैन मेक लेमनेड आउट ऑफ लेमन, course. वो क्योंकि उनके अंदर ये सकत होती है, सतात होती है। और अदनान आदिल साहब, जब सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो जाए ना, तो फिर जरा देख लेते हैं दूसरों का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से कैसा रहा है। इंडिया जब डिफॉल्ट के करीब था, या श्रीलंका को अब हमने डिफॉल्ट होते देखा, तो क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई उस डैमेज को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए? इस निगरान हुकूमत के बस में क्या क्या है जो फौरी तौर पर होना चाहिए? देखिए जी, अगर तो सिर्फ एक मखसूस तबके का मुफाद नहीं देखना, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन ये कि पाकिस्तान में जो 60% वेल्थ है, वो सिर्फ 5% तबके के पास है। ये है वो इलीट पाकिस्तान। पुराने ज़मानों में एक वेल्थ टैक्स होता था, आज आप वेल्थ टैक्स लगा दें, उससे जो आपको पैसे मिलेंगे 400, 500 अरब, 300 अरब, उससे आप बिजली सब्सिडाइज कर दें, बिजली के उसमें से कम कर दें वो पैसे। अगर हुकूमत की नीयत हो तो वो ऐसे काम कर सकती है। तरक्याती बजट थोड़े कम कर दें सूबों के, उसका आधा जो बजट होता है तरक्याती, वो तो जेबों में जाता है, सरकारी अफसरों की, सियासतदानों की, ठेकेदारों की, वो बहुत ज़ाया होता है। तो फिलहाल उसको कट कर दें, बिजली में रिलीफ दे दें। तो अगर सिर्फ इलीट के मुफाद को नहीं देखना, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अपनी गाड़ियां कम करें, अपना पेट्रोल कम करें। हुकूमत 1,000 अरब रुपए की ग्रांट्स देती है, उनको कम करें। 2,000 अरब रुपए जो है वो सरकारी इदारों का कर्जा है। PIA 20 साल से मुनाफे में नहीं गई है, 20 साल हो गए इसको खसारे में। आप क्यों नहीं इसको बंद करते? ये जो आपने Restructure कर हाथी लें। पाले हुए हैं, स्टील अगर मिल को क्यों हुकूमत नहीं करते? अपना अखराजात कम करे और आवाम को रिलीफ दे। हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और बहुत फजूल खर्चियाँ हैं। 500 अरब से ज़्यादा का पेट्रोल तो ये मुफ्त में फूक ले जाते जाते हैं। हैं। एक बड़े अफसर के घर 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक बीवी के लिए, बच्चों के लिए अलग है, और सौदा सुलफ लाने के कोई लिए चेक अलग एंड है। बैलेंस नहीं है ना, इसीलिए जी, बड़े आराम एक से चीज़। उड़ा लेते हैं। जी जनस, कट दिस गवर्नमेंट बाई हाफ, 50% गवर्नमेंट को घर पे, दिस गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इंटायर, हमारी गवर्नमेंट है ही बहुत बड़ी। गवर्नमेंट बहुत मशीनरी ज्यादा ना। अच्छा मशीनरी ये क्यों बहुत नहीं बड़ी अभी है। तक तय हो सका कि वर्कफोर्स कैबिनेट ज्यादा। कितनी होनी चाहिए? कट डाउन द गवर्नमेंट। हाँ, वो तो अब छोटी है, वो तो नहीं पहले की बात भी पहले है तो ना, बड़ी कि क्यों थी। जवाबदही क्यों नहीं होती, क्यों नहीं एक खास खाका रख दिया जाता गवर्नमेंट का? Almost 1/3 of the house was in the cabinet. यस एग्जैक्टली, और सबको फैसिलिटेट किया गया, जिन पार्टीज ने मिलकर आप चूचू का इस मुरब्बा हुकूमत बनाया। का साइज कम कर देना, हाँ, आप इस हुकूमत का सबको साइज खुश कम किया कर गया, दें, please किया आप गया। देखिएगा कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जितनी बड़ी हुकूमत है ना, उतना ज्यादा स्लो है मशीनरी काम करने हाँ वाली। ठीक है, लेकिन ये जो सफेद हाथियों की बात किया, पता नहीं निगरानों के इख्तियार में कितना है कितना नहीं है। एक बार फिर वो हुकूमत चलाने के लिए है, लेकिन काम बंद बांधना होता है बहरानों के आगे। अभी तक तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हाँ बेसिक नीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबको लाना 1.5 लाख पे लाख पे। अच्छा, और उसमें फिर फिल्टर कैसे करें, ये भी अपनी जगह पर बड़ा अहम सवाल है। माजी में नहीं, हुकूमतें सबको इसलिए लाइन वेल्थ लगाते टैक्स हैं। नहीं लगा सकी कि उन्हें सियासी कीमत देना होगी। अगर निगरानों ने वाकई नेक नियति के साथ कुछ करना है, तो उन्हें जरा बेरहम लठ चलानी होगी मालियाती डिसिप्लिन के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद